किसी भी औरत के लिए सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती की बात ये होती है कि उसका शौहर उसके किरदार पर शक करे। आसिफ के मामले में भी कुछ ऐसा ही था। आज रात के 8 बजे हस्बे मामूल मैं और आसिफ अपने अपने काम में मगन थे कि मेरे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। आसिफ ने घूरकर यूं देखा जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। शरारतन मैंने भी अपना फ़ोन अपने पास रख लिया। आसिफ कहने लगे, अपना फ़ोन मुझे दो, देखूं तो किसका मैसेज है। मैंने कहा, नहीं दिखाऊंगी, तुम खामखा मुझ पर शक करते हो। मुझ पर अब यकीन करना ही पड़ेगा, वरना मुझे छोड़ दो। मेरी इस बात को उन्होंने संजीदगी से ले लिया और बोले, अगर तुमने मुझे अभी अभी फ़ोन न दिया तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। जो शख्स मुझे इतनी सी बात पर छोड़ सकता है उसका कोई भरोसा नहीं। दे दो तलाक, अच्छा हो जाएगा, मेरी जान छूटे तुमसे। मुझे भी शौक नहीं ऐसे शकी मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। बस ये कहना था कि आसिफ को गुस्सा आ गया। इन्होंने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और गुस्से में बकते झकते घर से चले गए। मैं तो सोचती रह गई कि आसिफ किस कदर बेअतबार शख्स था। फ़ोन पर देखा तो कंपनी का मैसेज था। तब पछताने लगी कि काश उनको दिखा दिया होता। बहरहाल मेरे दिल में पहले भी कोई चोर न था। अब भी ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन छुपाया हो। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वाकई हम दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं, तो आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी 2 साल की रफ़ाकत थी और इन 2 सालों को हमने मोहब्बत से बिताया था, मगर आज मामूली सी बात पर वो बेवफा मुझे छोड़कर चला गया। उस वक्त रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मेरी हिम्मत न पड़ी कि वालिदैन के घर जाऊं, वो भी इस गमगीन हालत में मुझे देखकर यकीनन परेशान। मैंने अपना सामान उठाया और दूसरे कमरे में चली गई। मैं जानती थी कि आसिफ भी जल्द या बदेर घर लौट आएगा, और ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि बाहर से आसिफ के कदमों की आवाज़ आई। यकीनन वो अब पछता रहा होगा, मैंने दिल में सोचा, मगर वो तो मेरे कमरे की तरफ भी ना आया। आराम से अपने कमरे में जाकर सो गया। बल्ब बंद होने की आवाज़ आई तो जैसे मेरे दिल पर किसी ने पत्थर सा गिरा दिया। वो सो गया था, यकीनन उसने सुबह सवेरे ही उठना था। मैं भी बोझल कदमों के साथ अपने बेड पर आकर लेट गई। सोच रही थी कि सुबह अम्मी अब्बू के घर चली जाऊंगी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेरे जहन में हमारी शादी की यादें चल रही थीं। कैसे आसिफ ने अपनी दीवानगी की बिना पर मुझे अपनाया था। आसिफ मुझे बेपनाह चाहते थे। इन्होंने मुझे एक नज़र ही देखा और मुझ पर फिदा हो गए थे। फिर अपने वालिदैन को हमारे घर भेजकर रिश्ता भेजा। मेरे वालिदैन के इनकार पर इन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश की। तब माँ बाप ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया और आसिफ के माँ बाप की दरख्वास्त पर मेरा रिश्ता उनके साथ कर दिया। वैसे भी उनमें कोई बुराई नहीं थी सिवाय इसके कि वो ख़ानदान से बाहर के लोग थे, और हमारे ख़ानदान में ज़्यादातर तरजीह इसी चीज़ को दी जाती कि लड़का अपने ख़ानदान का हो। बहरहाल आसिफ की इतनी दीवानगी और मोहब्बत एक पल में ख़त्म हो गई। मैं उन्हीं यादों को याद करके रो रही थी कि इन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी। अब शर्मिंदा हो रहे थे। दरवाज़ा खोलो नगीन, मुझे अपनी बात का बहुत दुख है। खुदा के लिए ऐसे मत करो, अब बस कर दो लड़ाई। आसिफ, आप समझ नहीं रहे, ये मामूल की लड़ाई नहीं है। हमारी तलाक हो चुकी है। मैं अब आप पर हराम हूँ। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अब आपके सामने आ जाऊँगी? मैंने रोते हुए कहा। उनकी आवाज़ भी भरा गई थी। काफ़ी देर तक मेरी मिन्नतें करते रहे, दरवाज़ा बजाते रहे, मगर अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक मर्द की वजह से अल्लाह की नज़र में गुनहगार हो जाऊं। मैंने दरवाज़ा न खोला। थक हार कर वो भी बैठ गए। सुबह हुई तो मैंने देखा घर में मुकम्मल खामोशी थी। ये सोचकर कि वो ऑफिस चले गए होंगे, मैंने दरवाज़ा खोला। किचन में आई ताकि कुछ खा पी कर अपने घर जा सकूं। इतने में आसिफ भी आ गए। इनका अंदाज वालेहाना था। वो तो अभी मुझे अपनी बीवी समझ रहे थे, मगर मुझे अपनी हुदूद का इल्म था। मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया और अपने कमरे में आकर अपना सामान वगैरह उठाया। जाने लगी तो एक बार फिर मिन्नत की। बोले, हमारी तलाक का किसी को इल्म नहीं। ऐसी गलतियां तो मर्दों से हो जाती हैं। तुम यहीं रह जाओ, मैं तुम्हें कुछ न कहूँगा। हम इस मसले का कोई न कोई हल ढूंढ लेंगे।
मगर मैंने गवारा न किया कि एक गैर मर्द के साथ एक ही छत तले रहूं। सो मैं अपना सामान लेकर माँ बाप के घर आ गई। अम्मा अब्बा की पहले ही परेशानियां हजार थीं। ये लोग कुछ इस अंदाज में मिले कि मैं इन्हें अपने तलाक का बता न सकी। अम्मी ने पूछा तो कहा कि आसिफ कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। मैं अकेली थी इसलिए इधर आ गई। अम्मी अब्बू को तो मैंने मुतमईन कर दिया था, मगर मेरा दिल खुद बेचैन था। मैं जानती थी कि मैं आसिफ के बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं कि मैं रो रो कर मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं, मगर अभी तक किसी को अपना गम न बताया था। अम्मी अब्बू को भी हकीकत का इल्म नहीं था, मगर दिल को यही सोच खाई जा रही थी कि मैं यहाँ कितनी देर रहूँगी। एक न एक दिन तो इन्हें पता चल ही जाएगा। फिर गम का इतना बड़ा पहाड़ ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। अगले दिन मैं अपने कमरे में बैठी रो ही रही थी कि आसिफ का फ़ोन आ गया। वो अब भी मिन्नतें कर रहे थे कि तुम मान जाओ। उन्हें शायद समझ ना आ रही थी कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं और अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं दोबारा उनके साथ बीवी बनकर रहूं। आसिफ के मजबूर करने पर भी ना मानी तो इन्होंने अनोखी बात कही। बोले, अब अगर तुम एक हफ्ते के अंदर घर ना वापस आई तो मैं किसी और औरत से शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर मैं तड़प कर रह गई, मगर अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया था कि मैं किसी किस्म का हक जताती। मैंने कह दिया कि अगर आपको कोई अच्छी औरत मिले तो भले दूसरी शादी कर लें, मैं तो उम्र भर आप ही के नाम पर बैठी रहूँगी। ये सुनकर आसिफ भी बेताब हो गए। इनको मेरी मोहब्बत का इल्म हो गया था कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। तभी अगले रोज़ घर पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो सामने आसिफ खड़े थे। अम्मा हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा, तुम तो शहर से बाहर गए थे। नादिम होकर बोले कि मैं वापस आ गया हूँ और नगीन को लेने आया हूँ। अम्मा अब्बा के सामने मैंने पहले भी इस बात का दोनों के बीच क्या हो चुका है, तब भी मैंने इनका भरम रखा। अम्मा कहने लगी, बेटी अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तुम अपने शौहर के साथ चली जाओ। आसिफ भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने सोच लिया कि अभी घर से निकल जाऊंगी। आसिफ के साथ घर से निकलूंगी, फिर किसी दारुल अमान में पनाह ले लूँगी। तभी उनके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। आसिफ बड़े नादिम थे। कहने लगे कि मैंने इस सब का हल सोच लिया है। हम दोबारा मियाँ बीवी के रिश्ते में बन सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा ताउन करो। कैसा ताउन आसिफ? मैंने उन्हें हैरत से देखा। तुम तो जानती हो, जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है तो फिर उनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि अगर तुम्हारी बीवी किसी और से कुछ दिन के लिए निकाह कर ले तो दूसरे शख्स के तलाक देने के बाद हम दोबारा एक हो सकते हैं। आसिफ की बात सुनकर मैं काम कर रह गई। आसिफ, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से निकाह करूं और फिर उसके साथ चंद दिन रह भी लूं? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं। आपने ये बात सोची भी कैसे? मैं उनकी संगदिली देखकर रो पड़ी। समझने की कोशिश करो नगीन, तुमसे ज़्यादा मुश्किल बात ये मेरे लिए है। एक मर्द ये कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहे? लेकिन ये कुदरत का कानून है। उसने मर्द के गुस्से की सज़ा यही तजवीज़ की है कि वो अपनी गैरत पर यह बात गवारा करे। मुझसे भी गलती हो गई। काश इस बात का अंदाज़ा पहले होता तो मैं उस दिन ये हरकत ना करता। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ज़रा सा शकी मिजाज हूँ। तुम बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता? आज हम इस मुश्किल में तो ना फंसते। आसिफ अपनी गलती का इल्ज़ाम मुझे दे रहे थे। बहरहाल गाड़ी का सफ़र ख़त्म हो गया। आसिफ ने गाड़ी रोकी, मुझे घर के अंदर चलने का कहा। मैंने कहा मैं घर में नहीं जाऊंगी, मुझे किसी दारुल अमान में ड्रॉप कर। कहानी सुना डाली। बोले, मेरे ऑफिस में एक लड़का है, गरीब और यतीम है। उसे कोई भी कंपनी नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैंने उस लड़के को न सिर्फ नौकरी दी बल्कि उसे काम भी सिखाया। वो यतीम है, मुझे अपना बड़ा मानता है। वो लड़का बहुत भरोसे वाला है। आसिफ की सारी बात मेरी समझ में आ रही थी। वो तुम्हें वक्त पर तलाक दे देगा, मैं जानता हूँ उसे। वो मेरी हर बात मानता है, तुम्हें इज्जत से रखेगा। तुम क्यों घबरा रही हो? चंद दिन की तो बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आसिफ मुसलसल इसरार कर रहे थे कि मैं उनके 17 साला मुलाजिम से निकाह कर लूँ और फिर हम दोबारा उसी रिश्ते में बन जाएं, जबकि मैं इस सब पर राज़ी न थी। तब आसिफ ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो अपनी जान दे देंगे
اور ज़िंदगी भर में तड़पती रोती रहूँगी। मैं उनकी जुनूनी तबीयत से वाकिफ़ थी। मजबूर होकर मैंने सर झुका लिया। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आसिफ ने गाड़ी अगले मोड़ पर डाल दी। वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे। आधे घंटे में हम उनके ऑफिस पहुंच गए। इन्होंने फ़ोन करके उस लड़के को अपने ऑफिस बुला लिया। 15 मिनट के बाद एक दुबला पतला सा नौजवान बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इस लड़के को देखकर ही मेरी समझ में आ गया कि ये कितना काबिल भरोसा है। इसके चेहरे के तासुरात और मुझे देखने का इसका अंदाज़ बता रहा था कि ये लड़का इतना भी मासूम और ताबेदार नहीं है जितना कि मेरे शौहर को लगता है। वो तो हमेशा लोगों पर भरोसा करते आए थे, मगर लोग उन्हें ऐन वक्त पर धोखा दे देते थे। मैं जानती थी कि ये लड़का भी काबिल भरोसा नहीं है। और फिर मुझे इस बात का अंदाज़ा तब भी हुआ जब आसिफ के सारी बात समझाने पर लड़के की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके लिए तो ये एक सुनहरी मौका था कि वो अपनी हर बात मनवा जानती थी कि निकाह के बाद वो आसिफ को ब्लैकमेल करेगा। उसकी शक्ल सूरत और बात करने का अंदाज़ इंतहाई आमियाना था और वो काफ़ी मतलबी लगता था, मगर आसिफ को न जाने क्यों उस पर भरोसा था। मेरा दिल बोझिल सा हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। आसिफ गाड़ी चला रहे थे। ये लड़का उनके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि मैं पिछली सीट पर बैठी अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। हम लोग मौलवी साहिब के घर पहुंच गए। मौलवी अदील मेरे शौहर को इससे पहले नहीं जानते थे, मगर इनके बारे में मशहूर था कि ये लोगों की मदद करते हैं, जबकि इनकी बीवी के बारे में भी लोग यही कहते थे कि वो एक रहमदिल खातून हैं। अल्लामा अदील और इनकी बीवी को तकरीबन हमारा सारा मोहल्ला ही जानता था, मगर वो हमें न जानते थे। इनके घर पहुंचकर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी अदील ने हमें मेहमान समझकर अपने घर में बिठा लिया। तब मेरे शौहर ने इनको एक फ़र्सी कहानी घड़कर सुना दी। कहा कि मैं इस लड़के और लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ। इन दोनों का सरपरस्त बनकर इन्हें एक पाक और मुकद्दस रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके घर वाले इनकी शादी के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए आप इनका निकाह पढ़ा दें। मौलवी साहिब को सारी हकीकत मालूम न थी, जबकि मेरे बहते आंसू कुछ और ही कह रहे थे। इन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इस निकाह पर राज़ी हूँ। मैंने इनको हामी भर ली। अपने शौहर की बातों के खौफ से मैंने भी रजामंदी जाहिर कर दी, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तब अंदर से मौलवी साहिब की बीवी आ गई। बोली, लड़की को मेरे पास भेज दें। अल्लामा साहिब ने मुझे अपनी बेगम के पास भेज दिया। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सारी कहानी उन्हें कह दी। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगी। बेटी, तुम और तुम्हारा शौहर किस जहां में रहते हो? तुम लोग मुसलमान भी हो या बस कलमा पढ़ा है? इस्लाम की तालीमात के बारे में इंसान को खुद इल्म होना चाहिए, ना कि हर ऐरे गैरे से पूछ ले। अपने शौहर को समझाओ कि तलाक की इद्दत पूरी किए बगैर औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्या उसे इतनी सी बात नहीं मालूम? और फिर ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर मियाँ बीवी तलाक के बाद भी 3 महीने तक आपस में रुजू कर लेते हैं तो तलाक नहीं होती। क्या तुमने अपने शौहर को ये बात भी नहीं बताई? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। सच तो ये है कि मैंने कभी दीन की तालीम हासिल करने की या दीनी मालूमात हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, और आसिफ के दीनी मामलात तो मुझसे भी कमज़ोर थे। अलबत्ता मुझे मोटी मोटी चीज़ों का इल्म था जिन पर मैं अमल भी करती थी। उसी दौरान मेरी तबीयत ख़राब हुई। मौलवी साहिब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं उम्मीद से हूँ। इनके चेहरे पर खुशी के रंग खिल गए। लो भाई, तुम्हारी तो नहीं हुई, तुम तो उम्मीद से हो। इनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानती थी। तब इन्होंने तस्दीक के लिए साथ ही मोहल्ले से दाई को बुलवाया। उसने भी ये बात बता दी कि मैं पेट से हूँ। ये बात सुनते ही मौलवी साहिब की बीवी खुश होकर उठी, बाहर का दरवाज़ा खोला और अपने शौहर को जाकर सारी बात बता दी। मौलवी अदील ये सुनते ही गुस्से में आ गए। इन्होंने मेरे शौहर को अच्छी खासी सुना दी और बोले, दीन के मामलात का अगर इल्म न हो तो कम से कम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी का हलाला करवाने जा ही रहे थे तो कम से कम मुझे आगाह कर देते। भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है? मौलवी साहिब की बात दुरुस्त थी।
میرے شوہر آصف اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے تھے۔ وہ اپنے دوست سے سن کر میرا نکاح تو کروانے چلے تھے، مگر انہوں نے اس بات کو جاننے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ شرائط اور قواعد ہوتے ہیں۔ خیر، جب آصف کو پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مولوی صاحب اور ان کی بیوی کی دعائیں لیتے ہم لوگ گھر آ گئے۔ ہماری نظر میں تو ہمارا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ میں اور آصف ایک دوسرے کی زندگی میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے، مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جو غلطی ہم نے اس لڑکے پر بھروسہ کر کے کر دی ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا ابھی باقی تھا۔ وہ لڑکا جو شکل سے شریف اور معصوم نظر آتا تھا، اس نے ہمارے گھر جانے کے بعد اپنی بے عزتی اور توہین خیال کرتے ہوئے پورے آفس میں یہ بات پھیلا دی کہ آصف و نگین کے مابین طلاق ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہ ہم لوگ اسے حلالہ کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ بچے کی خوشی میں آصف مجھے میکے لے کر گئے تھے۔ وہاں جا کر ہمارے 1-2 دن لگ گئے۔ 2 دن بعد جب آصف اپنے آفس گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ انہوں نے نگین کو طلاق دے دی ہے۔ تب آصف کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بات سب کو کیسے معلوم۔ پھر اس لڑکے کی نوکری چھوڑنے کی خبر نے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اسی آستین کے سانپ نے ان کو ڈسا ہے اور آفس میں ان کے بارے میں غلط افواہیں بھی پھیلائی ہیں۔ اب لوگ ہمارے بارے میں باتیں کرنے لگے کہ ہم دونوں کے مابین طلاق ہو چکی ہے، مگر ہم پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مولوی صاحب ہمارے تمام معاملات کے گواہ تھے۔ پھر میں بھی امید سے تھی، مگر آصف چونکہ اپنے آفس میں سب سے زیادہ باروب شخصیت تھے، انہوں نے جلد ہی ان معاملات پر قابو پا لیا۔ مگر پہنچتے پہنچتے یہ خبر میرے میکے تک پہنچی تو ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اماں ابا بھی ہم پر شک کر رہے تھے، کیونکہ اس دن میری حالت دیکھ کر وہ بار بار سوال بھی کر رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر میں نے انہیں بتایا نہ تھا۔ تب میں نے امی ابو کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی اور کہا کہ ہمارے مابین جو معاملات ہوئے تھے وہ ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مفتی صاحب کوئی فتویٰ دیتے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا کہتے، مگر خدا کا شکر کہ ہمیں اللہ نے اس سزا سے بچا لیا جو ہر طلاق دینے والے مرد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس بات کو گزرے اب 5 سال ہو گئے ہیں۔ ہم ایک بیٹے اور بیٹی کے والدین بن چکے ہیں، مگر آصف اب بھی اپنی غلطی پر نادم ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے دور چلی جاتی تو میں اپنی زندگی میں کبھی دوبارہ جی نہ پاتا۔ خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں تمہاری محبت کا حقدار اب بھی ہوں اور تمام عمر رہوں گا۔